ये जो सेशन हम रखने वाले हैं ये लेवल 1 के लिए डिसाइडेड हुआ था। लेवल 1 में हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। मतलब हम 16 लेक्चर जो हैं एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए थोड़े से कम है, लेकिन हम 16 लेक्चर के बाद इतने ज़रूर समझदार हो जाएंगे कि कुंडली की अंडरस्टैंडिंग को समझ लें और बेसिक्स जो हैं वो हमारे कवर हो जाएं। उस बेसिक्स के बाद में लेवल 2 डिसाइड करेंगे, जिसमें हम होरोस्कोप पर ही थोड़ा एनालिसिस चालू कर देंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो जनरल डिस्कशन है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जनरल डिस्कशन में हम जो पॉइंट्स मेनली कवर करने की कोशिश करेंगे वो हमारे ये 5-6 पॉइंट्स हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा, और फिर हमारे जो चार्ट्स होते हैं उसमें भाव होते हैं, कुंडली के हाउसेस बोलते हैं उन्हें, भाव बोल देते हैं, घर बोल देते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगा बहुत बहुत ब्रीफ में। और फिर प्लैनेट्स जो होते हैं जिनके बारे में आपने सुना है कि ग्रह कैसे काम करते हैं, हाउसेस के बाद में जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब, इनका क्या प्रभाव है, इनका रोल किस तरह से आने वाला है। और फिर राशि के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। राशि तो आप सब लोग जानते हैं, हमारी मेष राशि, वृष राशि, ये सब। और थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एसेंडेंट को एक्सप्लेन कर लूं इसी 1 घंटे में। और फिर आप लोगों की क्वेरीज वगैरह जो होंगी, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हल्के थोड़े बहुत होंगे, उसको कोशिश करेंगे कि हम पिक करके कवर करें। तो जैसा मैं कह रहा था कि जनरल डिस्कशन है ये, तो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग, होरोस्कोप की अंडरस्टैंडिंग, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या उसका मीनिंग है, कैसे रिजल्ट आ रहा है, कैसे हम प्रिडिक्शन तक पहुंच जा रहे हैं, ये एक हमको थोड़ा सा एक ब्रीफ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी से शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो आपकी प्रिडिक्शन है, जो भी आपका गणित है या जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो है तो एस्ट्रोनॉमी के कारण ना। मतलब 3 बेसिक थंब हैं आपकी चार्ट्स के, कुंडली के 3 बेसिक थंब्स हैं, 3 पिलर हैं जिस पे एस्ट्रोलॉजी खड़ी हुई है। तो सबसे पहला पिलर जो है वो आपका है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो प्लैनेट का एक ग्रेविटेशनल इंपैक्ट है हम पर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उनकी हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल होती है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि मतलब मून भी 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक आगे पीछे हो जाता है जब टाइड्स का या फुल मून या नो मून का सिनेरियो आता है, या जब राहु केतु की पोजीशन पर मून होता है। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका। और एज ए रिजल्ट मून का हमारे वाटर एलिमेंट पर बहुत ज्यादा असर है। तो एस्ट्रोनॉमी का कुल मिला के बहुत जबरदस्त योगदान है। मतलब सूर्य के कारण ही अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रही है चारों ओर सूर्य के। और उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि यस आई विल डू दैट सेशन में। मैं आपको पूरा तरन जी, आप जो पूछ रहे हो ना कि भाई मैं सेशन में, तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। ये रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, तो मैं उसको भी शेयर करूंगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू हैव कंटेंट एज वेल, लेकिन थोड़ा टीडियस टास्क है मेरे लिए, बट स्टिल आई विल टेक योर क्वेरीज लेटर। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मतलब वो मेरा मैसेज कन्वे होने देना। आप अपनी क्वेरीज लिख लेना, बाद में मेरे से डिस्कस कर लेना। तो मैं जो पॉइंट कह रहा था कि एस्ट्रोनॉमी का इतना ज़्यादा महत्व है कि प्लैनेट्स जो हैं उनका रोल बहुत ज़बरदस्त है हमारे ऊपर। फॉर एग्जांपल मून है, मून का वाटर एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा असर है। तो इसीलिए आप देखोगे हमारी जो भी सोच है वो मून से ड्राइव हो रही है, क्योंकि ब्रेन का 75% वाटर एलिमेंट होता है। टाइड्स जो अर्थ पर आते हैं वो 5-5 फुट तक, 7-7 फुट तक टाइड्स आ जाते हैं मून के कारण। सुपर मून में आप सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है अर्थ पर। इवन कई बार एडवाइजरी जारी होती है पागलों के लिए कि इनको बांध के रख लिया जाए। तो एस्ट्रोनॉमी का हो गया। दूसरा पिलर जो है वो है
आपका मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन होती है प्लेनेटरी वाइज, वो अर्थ पर हर पोजीशन वाइज डिफरेंट पोजीशन है उनकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अर्थ में मतलब इंडिया में सुबह हो रही है उस वक्त, तो यूएस में उस वक्त रात हो रही है, तो इसका मतलब लाइट का इफेक्ट, सनलाइट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग, इंडिया और यूएस का आपस में कंपेरेटिवली। इस बात को भी, इस चीज को मतलब मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हम प्लैनेट्स का रोल की बात कर रहे थे, तो प्लैनेट्स का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है उसके लिए स्थान बल कैलकुलेट हो रहा है, उनका दिग्बल कैलकुलेट हो रहा है कि उनकी दिशा कौन सी है, उनका स्पेक्ट्रम कैलकुलेट हो रहा है, चेष्टा बल कैलकुलेट हो रहा है। प्लैनेट्स का मतलब 6 तरीके के बल कैलकुलेट होकर षडबल से निर्माण होकर प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पता लगाई जा रही है। वो एक्सॉल्टेशन स्टेट में है या डेबिलिटेशन स्टेट में है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे ये षडबल कैलकुलेट हो रहा है। इसमें दिखा रहे हैं कि शनि जो है वो अच्छा खासा पावरफुल है इस कुंडली में, ठीक है। तो 1.59 पॉइंट से इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। इस तरह के कई बल कैलकुलेट होकर तब जाकर आपकी प्रिडिक्शन हो रही है। तो यानी कि मैथमेटिक्स भी एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। फॉर्चुनेटली अब जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो हमारा मैथमेटिक्स का रोल बहुत कम हो गया है इस जगह पर, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स वाली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए मैथमेटिक्स का, जो हमको थोड़ा बहुत पता रहे कि भाई ये कैसे चीजें वर्क कर रही है। लेकिन हम मैथमेटिक्स कवर नहीं करने वाले, हम थोड़ा बेसिक वाला बीच बीच में कभी 2-4 चीजें मैथमेटिक्स की डिस्कस करेंगे, बहुत ही माइनर लेवल पे, उस इतना ज्यादा वो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा उसमें। तो तीसरी चीज है हमारी प्रिडिक्शन के नियम। मतलब पहला एस्ट्रोनॉमी था, खगोल शास्त्र, दूसरा हो गया गणित शास्त्र, तीसरा हो गया फलित शास्त्र। फलित यानी प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के कुछ नियम हैं, वो प्रिडिक्शन के नियम जिस तरह से बनाए गए हैं, इन तीनों को निचोड़ दिया जाए तो आपकी प्रिडिक्शन सही डायरेक्शन पकड़ लेती है। अगर हम बेसिक नियम से खिलवाड़ करें तो आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं फॉर ए डिफरेंट पर्सन। तो ये क्यों हो रहा है? वो सब लोग एक ही प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सब लोग एक ही नियम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रहे, या एक ही कंक्लूजन पर क्यों नहीं आ रहे? अब तो मुहूर्त में भी बहुत बार कंफ्यूजन होने लग गया है कि अष्टमी नवमी है, या रक्षाबंधन कब मनाएं, या एकादशी कब रखें। इसका रीजन ये है कि हम बेसिक नियम के साथ में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, या तो हमें पता नहीं है वो चीज और हम दूसरों की सुनकर उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, या फिर हम खुद ही मिसगाइडेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, पूरी दुनिया जो है वो जॉडियक को फॉलो कर रही है, सन साइन को फॉलो कर रही है पूरी दुनिया, लेकिन बिजान दारू वाला भी बहुत ज्यादा फेमस थे। लेकिन अगर आप देखो तो जॉडियक साइन जो है वो एक्चुअली उस साइन में ही नहीं है सूर्य, जिस साइन सन साइन को आप फॉलो कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो गई कि आप ये कह रहे हो कि भाई मैं उस प्लेस पर ही नहीं हूं जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, और हम उसी प्लेस के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करे जा रहे हैं। तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ा फ्लो है, और 1 महीने तक सूर्य एक ही राशि में रहते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई 1 महीने तक जितने लोग पैदा होंगे सब लोग सेम बिहेवियर के होंगे। तो ये भी थोड़ी सी गुमराह करने वाली है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये 3 चीजों पर हमारा मेनली टॉपिक अभी डिस्कशन होने वाला है इस वक्त। अभी तक में जो मैंने डिस्कशन करा है, इसमें कोई क्वेरी बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई और आप में से कोई कैमरा भी ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि मैं इंटरैक्टिव सेशन समझ पाऊं, नहीं तो सब लोग सो जाएंगे और मैं भी सो जाऊंगा। But whenever we are going for predictions like sunshine and moonshine, जैसे अपना इंडियन जो है that is we are going for moonshine, right? But Western astrology is going for sunshine, right? Right. But sunshine के whatever, I mean, I have heard so many of the sunshine predictions, common prediction, whatever you are saying. ये वर्गो है तो वर्गो की these are the qualities, right? So I found it very much suitable to the personalities.
हाँ। I mean, it's like, although I agree with this, I believe in astrology. I mean, Indian astrology for 100%. That is very calculative, very scientific. But still, that is also very close to that. On the contrary, कि वो 1 month का एक duration रहता है. Still, out of 10, I feel 8 symptoms, 8 traits are similar. Right? एक तो ये बात हो गई, मतलब इसमें दो बातें हैं यहाँ पर ना, दो अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं चीज़ों को। पहली पॉइंट ये है कि जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आपको जॉडियक की नॉलेज है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई 19 या 20 फरवरी को कोई व्यक्ति पैदा हुआ, तो वो कौन से, उसका जॉडियक कौन सा है, उसका सूर्य राशि कौन सी है? सूर्य राशि यानी सूर्य जिस राशि में था 20 फरवरी को, तो उसकी सूर्य राशि कौन सी बनेगी? Usually, the people, those who are believing in this, ना, वो लास्ट वाले में 23 से 23 रहता है. हाँ, लास्ट वाली राशि पाइसियन है, मीन नहीं वो है, बट स्टिल मैंने जो लोग डिस्कस करते देखे हैं या डिसाइड करते देखे हैं, दे आर सेइंग कि जो लास्ट वाला फेज होता है, दैट इज यूजुअली मिक्सचर ऑफ टू ऑफ. ठीक है, मैं वो भी बात आपकी कंसीडर कर लेता हूं. मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि 20 फरवरी को अगर इस साल बच्चा पैदा हुआ हो दिल्ली में, तो उसका आप कौन सा सनसाइन बोलेंगे, कौन सा जॉडियक बोलेंगे? आपने बोला पाइसियन बोलेंगे उसको. लेकिन आप देखो यहाँ पर ये जो 11 नंबर लिखा है सूर्य का, यहाँ पर ये 11 नंबर के साइन में सूर्य है. सूर्य राशि इसकी कुंभ है. जबकि जो आप लिंडा गुडमैन या कोई भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की कोई भी बढ़िया बुक पढ़ेंगे, तो उसमें आप कह रहे हो कि ये इसको पाइसियन पढ़ाओ. पाइसियन, हाँ. तो अब पॉइंट तो ये है कि एक्वेरियन में सन है और हम पढ़ रहे हैं पाइसियन, तो ये तो बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही गलत बात हो गई. दूसरी बात, अगर ये एक आध डिग्री से होता तो डिफरेंट होता. 30 डिग्री का एक राशि होती है, तो 30 डिग्री में 11 डिग्री तक ये 20 फरवरी को सूर्य है. ये मैथमेटिकल पार्ट है. मैं आपको बताऊं, ये लोगों ने पूरा का पूरा, ये लोग मतलब वेस्टर्न लोगों ने पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशन यहां से सीखा. मेरे अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूं. और जो एक शुद्धि होनी चाहिए, सूर्य 54 मिनट हर साल पीछे हो जा रहे हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करी. उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना कर पाने के कारण सूर्य की पोजीशन जो पीछे होती जा रही है, वो पाइसियन में ही दिखाते रहे. एक वक्त में वो पाइसियन में ही था सूर्य उस डेट पर, लेकिन हर साल जो सूर्य की पोजीशन खिसकती जा रही है, उस पोजीशन की करेक्शन ना करने के कारण वो सूर्य कुंभ राशि में चले गए और वो पाइसियन पे ही अपनी बात करे जा रहे हैं. जो सूर्य की शुद्धि होनी चाहिए थी, सूर्य के अंशों की, सूर्य की डिग्री की, वो शुद्धि नहीं हुई है. ठीक है, अब मैं दूसरी पॉइंट बोलता हूं. जो आपने कहा कि भाई कि राशि अगर 1 डिग्री से 30 डिग्री तक एक साइन है और नेक्स्ट 1 डिग्री से 30 डिग्री तक दूसरा साइन है, अगर सूर्य कहीं एज पर हो, संधि पर हो, जहां क्लब हो रही है वो चीजें, तो वहां पर हम इस बात को सोच सकते हैं कि इसके अंदर हल्की सी दोनों प्रॉपर्टीज का संगम हो रहा है. ठीक है, तो इस बात को हम और गहराई से बाद में करेंगे. कहने का मतलब ये है कि जॉडियक जो है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं. हम उस कमियों पे नहीं जाते, हम एक पहले डिटेल उसको डिस्कस करते हैं और फिर उस पर बात करेंगे. सूर्य राशि के मेरे पास बहुत सारे नियम हो रहे हैं जिनके कारण मैं सूर्य राशि को झुकला सकता हूं. सूर्य का इम्पैक्ट है हम पे, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली वाइज चंद्रमा का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर. तो इसलिए मून साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मून जो है वो मन का कारकत्व लिए हुए है. हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है, उसमें मून का बहुत अत्यधिक रोल है. उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है हमारे ऊपर. इसलिए हम राशि, हमारे सोचने का तरीका, वो सब मून से ही ड्राइव करते हैं. ठीक है, नॉट पॉसिबल है ना. तो यानी कि इवन डिस्पाइट ऑफ डिफाइंड रेसिपी, बिल्कुल सही तरीके से उनकी चाय पत्ती चीनी मिलाने के बावजूद हम दोनों की चाय के स्वाद में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है. ये चाय जो होरोस्कोप वाली चाय है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे स्पेक्ट्रम हैं. हमको बेसिक्स को समझना चाहिए. आप 16 क्लास के बाद
इस बात को समझ जाओगे, 16 क्लास तो बहुत दूर, 2 क्लास के अंदर अंदर आप समझ जाओगे कि आप क्या पढ़ रहे थे और क्यों पढ़ रहे थे। मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करना, जो मैं बता रहा हूं केवल उसको फॉलो करना, और फिर उसके बाद क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स को रेफर करना। या पूरा गूगल में बहुत जगह कचड़ा हो सकता है, बहुत जगह खराब चीज़ें हो सकती हैं, आप गूगल में कोई भी चीज़ को उठा के मत पढ़ने लगना, नहीं तो आप बिल्कुल बेकार कर दोगे। और जहाँ पर जितने भी लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, उस नॉलेज को भी आप थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कर देना और बिल्कुल बेसिक से शुरू करना। और फिर अपने मैं जो थ्रेड्स दूंगा ना, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप उनको 1 बाय 1 जोड़ते चलना, ठीक है। और फिर क्योंकि प्रिडिक्शन, अगर आपने बेस बिगाड़ दिया अपना, अगर आपने शुरू में ही कुछ सीख लिया ऐसा जो चीज़ नहीं है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो शायद हम सही प्रिडिक्शन पर ना पहुंच पाए, है ना। मतलब मेरा ये अनुभव है जी। तो मैं एस्ट्रोनॉमी से शुरुआत कर रहा हूं। अभी और किसी का प्रश्न है क्या? यस उजाला जी, मैं बिल्कुल आपको अच्छी बुक बताऊंगा। डीपर नॉलेज की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, सिर्फ बेसिक की, और बेसिक के अलावा कुछ नहीं। हम एकदम से सुपर फास्ट मोड में नहीं जाएंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे। आप 16 घंटे दे दो मेरे को, उसके बाद आप 16 घंटे मेरे तरीके से चल लो, उसके बाद फिर मैं आपको फास्ट तरीके पे ले चलूंगा, ठीक है। तो यस, ई बुक्स विल बी अवेलेबल मानस जी। तो मैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहा था, जो पहला था। तो एस्ट्रोनॉमी में हम जो चीजें कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, मतलब आप देखोगे कि प्लैनेट्स जो हैं वो एक दूसरे को होल्ड करे हुए हैं, ग्रेविटेशनल पुल है उनमें इन्वॉल्व, और एक और चीज भी इन्वॉल्व है, अगर मतलब विजिबली हमें नहीं पता लगती वो, लेकिन स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व है उनका। आपने रत्न पहने होंगे, देखे होंगे लोगों को, रेड कोरल जो है मार्स के लिए है, सैटर्न जो के लिए ब्लू है, जुपिटर के लिए येलो सफायर है, मून के लिए पर्ल है। ऐसे आपने बहुत सारे स्टोन देखे होंगे, और वो स्टोन अमेजिंगली उनके कलर इन प्लैनेट से मैच करते हैं। हम शनि के लिए नीले रंग को बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया गया है कि शनि के जो पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, दोनों से ब्लू कलर का फाउंटेन निकलता है ना। तो ये कलर हम लोगों को पहले से कैसे पता थे, हम लोगों को कैसे अमेजिंगली इन चीजों का ज्ञान था? ऑफ कोर्स हमारे रिसर्चर्स, जिन्हें हम सेंट बोलते हैं, साधु बोलते हैं, तो उन्हीं का देन है ये। तो इसमें 2-3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, ग्रेविटेशनल पुल और जो स्पेक्ट्रम है आपका। सूर्य ऑफ कोर्स बहुत पावरफुल है, 99% हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, सूर्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सूर्य ही हमारी आत्मा के कारकत्व लिए हुए हैं, और उनका मास में कंट्रीब्यूशन सोलर सिस्टम में 99.99% है। लेकिन ये अमेजिंगली एक कॉम्बिनेशन है, एक बहुत शानदार सा, कि मून जो है वो सूर्य के जितना ही पावरफुल है, क्योंकि वो हमारे से डिस्टेंस वाइज बहुत क्लोज है। और अगर आप दोनों के डिस्टेंस का रेशो निकालोगे, चंद्रमा और अर्थ के, और अर्थ का और सूर्य का, तो 108 टाइम्स आएगा अमेजिंगली। आप इसको नोटिस करना, कभी निकाल के चेक कर लेना। और इनके साइज का रेशो भी यही होने वाला है, ठीक है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल बात है। अगर आप इक्लिप्स बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि इक्लिप्स कैसे फॉर्म हो रहा है, या अर्थ और मून हमेशा इक्लिप्स क्यों नहीं लगा दे रहे हैं, मतलब मून हमेशा इक्लिप्स क्यों नहीं फॉर्म कर दे रहा है, या अर्थ हमेशा इक्लिप्स फॉर्म क्यों नहीं कर दे रही है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो अर्थ और सन का जो प्लेन है, और अर्थ और जो मून का प्लेन है, वो 5 डिग्री पर इंक्लाइंड है, दे आर नॉट स्ट्रेट। आई होप मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। अगर इस जगह पर किसी को क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्लेट है जिसमें सन और अर्थ है, एक प्लेट में रिंग फॉर्मेशन में, और एक प्लेट है अर्थ और मून, और ये दोनों प्लेट एक साथ एक प्लेन में नहीं है, ये थोड़ी सी प्लेट टील्ड है 5 डिग्री के एंगल पर। इसलिए कभी कभी इक्लिप्स फॉर्म होता है, हमेशा इक्लिप्स फॉर्म नहीं होता।
हम इस पे भी बाद में चर्चा करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाह रहा था कि कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसका। और मून के फेसेस कैसे बदल रहे हैं, इसमें आप अमावस्या वाला लास्ट वाला देखेंगे कि अमावस्या फॉर्म हो रही है, इसे नो मून बोलते हैं, न्यू मून भी बोल देते हैं। और दो तरीके पक्ष हैं, पहले वाली जो ऊपर रो है उसमें आप देख रहे होंगे मून का साइज ग्रो करता जा रहा है, शुक्ल पक्ष फॉर्म कर रहा है। और दूसरे वाला जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है, जो अंधेरा का पक्ष है। शुक्ल पक्ष में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम करने की कोशिश करते हैं, सात्विक काम करने की कोशिश करते हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और कृष्ण पक्ष जो है अंधेरे का पक्ष, उसमें हम नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तांत्रिक चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें करी जाती हैं, ऑस्पिशियस चीज़ें नहीं करी जाती। ठीक है, तो इस पे भी हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये फुल मून कैसे यहाँ पर मतलब नो मून कैसे दिखाई देगा या फुल मून कैसे होगा। अगर अर्थ पर मून की शेडो पड़ रही है तो इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह पर चंद्रमा सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, चंद्रमा ब्लॉक कर देंगे, तो ये आपको सूर्य ग्रहण लगाएंगे। और पिछले वाले केस में मून पर रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो नो मून का वो चंद्र ग्रहण का फॉर्मेशन होगा। और आप हमेशा नोट करेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो एक साथ लगभग 14-15 दिन के अंतर पे पड़ते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण जरूर पड़ता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि वो जो प्लेन मैंने आपको दिखाया था वो उसी आसपास ही मून आ जाता है, दोनों ट्रेजेक्ट्री में प्लेन वाइज सेम एक प्लेन में आ जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट जो है इसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ एस्ट्रोनॉमी हल्की सी कवर करने की कोशिश करी है, ये बताने के लिए कि मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब मैंने पढ़ना चालू करा तो एस्ट्रोनॉमिकली वाइज जो चीज़ें हैं प्लेनेट की, वो और जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री में जो स्टोरीज सुनाई गई हैं वो, और जो प्रिडिक्शन वाइज हम प्लैनेट्स का व्यवहार कंसीडर करते हैं वो, ये तीन चीजें आपस में बहुत मैजिकली मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि गुरु जो है बृहस्पति सूर्य के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, तो बृहस्पति इतने जाइंट हैं, उनको हिंदी में गुरु बोला गया है। तो और वैसे भी ग्रेविटी को आप नोट करोगे तो गुरुत्वाकर्षण बोला गया है, यानी कि ग्रेविटी जो खींच ले रही है चीजों को। गुरु के अंदर भी गुरुत्व बहुत ज्यादा है, और गुरुत्व मतलब कि ग्रेविटी इस, और अगर प्रिडिक्शन वाइज जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति या गुरु, उनको एक ऐसा इतना शुभ माना गया है, शुभता में सबसे ज्यादा शुभ बृहस्पति को माना गया है। यदि मतलब 8 प्लेनेट किसी कुंडली में खराब कर रहे हो और बृहस्पति उसके लिए अच्छा कर रहे हो, तो बृहस्पति अकेले उस कुंडली को, उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इतना ज्यादा उनका महत्व बताया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप बृहस्पति की बात करते हो तो उनको देवताओं का गुरु बोला गया है, और देवताओं का गुरु मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, वो किसी के लिए खराब नहीं करते। हम आगे पढ़ेंगे प्लैनेट्स का आपस में शत्रु और मित्रों का नियम है, उस नियम में भी बृहस्पति किसी के भी शत्रु नहीं है, इतना प्रॉस्परस, इतने ऑस्पिशियस हैं। और अगर आप नोट करोगे तो वो गुरु ही क्या जो किसी से शत्रुता का भाव रखे मन में। तो दो चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो हिस्ट्री वाइज जो गुरु का, देवताओं के गुरु हैं, उनके अंदर बड़ा ऑस्पिशियसनेस है, वो पॉजिटिव बातें करते हैं। दूसरा मैंने प्रेडिक्शन वाइज बताया कि बृहस्पति अकेले काफी हैं, अगर वो प्रोटेक्शन में आ गए हैं किसी की, वो इतने पावरफुल हैं प्रोटेक्ट करने में। तीसरी चीज है एस्ट्रोनॉमिकली गुरु हमको इतनी बार बचाते हैं अर्थ को। अगर किसी को ध्यान हो तो 1999 का केस था या 2000 के आसपास का, जिसमें शू लेवी 9 जो एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उन्होंने डिटेक्ट करा कि एक कॉमेट आ रहा है बहुत बड़ा जो अर्थ से टकराने वाली ट्रेजेक्ट्री पर है और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन सडनली जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण ने, ग्रेविटी ने उस कॉमेट को अपनी ओर खींच लिया और उसके 7 टुकड़े कर दिए। उसमें इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि जो यूएस से उनको दिखाई दिया था, यूएस साइड में था क्योंकि उस वक्त जुपिटर, और वो इतना पावरफुल
एक्सप्लोजन था, कोलिजन था कि अगर अर्थ से टकराता तो अर्थ के कई टुकड़े हो जाते। और ऐसा जुपिटर ने एक बार नहीं करा है, हजारों बार किया है, बहुत बार किया है। तो इस तरह के बहुत बार मतलब नियम होंगे। मैं जब पढ़ता था शुरू में तो मैं कुछ चीज़ें बड़े कन्विंसिंग लगती थी, जैसे सूर्य जो है, सूर्य हड्डियों का कारकत्व है, उनको बोला गया। तो मुझे लगा कि भाई सूर्य को ही क्यों हड्डी का कारकत्व दिया गया। और जब मैंने थोड़े टाइम बाद पढ़ा तो मुझे ध्यान था कि साइंस में विटामिन डी लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं। अब ये तो कनेक्शन बन गया कि सूर्य को विटामिन डी क्यों बोल रहे हैं, वो तो साइंस बोल रही थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी हम क्यों बोल रहे हैं सूर्य को हड्डी का कारकत्व। या चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा औषधियों का कारकत्व है। तो बाद में जाकर पता लगा कि जितनी औषधियां हैं वो सिर्फ चंद्रमा की रोशनी से बनती हैं, इसलिए चंद्रमा को औषधि का कारकत्व है। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी भैया, हाँ जी, ये भैया पॉज ना हो जाए कहीं, मुझे इस चीज का डर है। तो तब मैं बड़ा अचंभित हुआ कि चंद्रमा को औषधि का कारकत्व कैसे दे दिया गया। उनको कैसे पता कि चंद्रमा को ही औषधि का कारकत्व देना है, सूर्य को हड्डियों का कारकत्व देना है। यानी कि इसके पीछे एक डीप रिसर्च इन्वॉल्व है। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की जो रोशनी है वो इतनी प्रॉस्परस है समटाइम्स कि आप नोट करोगे, जब शरद पूर्णिमा होती है तो हम खीर बनाकर ऊपर ऑस्पीशियस मून लाइट में रखते हैं उसको। उससे हम सोचते हैं कि वो हीलिंग पावर उसमें जनरेट हो जाएगी। और यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य जैसे हड्डियों का है, तो कुछ चीजें तो तब समझ में आ जाती हैं कि जितनी हमें नॉलेज है। कुछ चीजों पर हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही होगा, ये क्यों रखा गया। लेकिन एक्चुअली में हर एक कारकत्व यानी प्लैनेट्स की जो डेफिनेशन दी गई है वो बड़ी मैजिकली, उसका जो कैटेगराइजेशन है वो बड़ा ब्यूटीफुल है। ठीक है, मैं अभी बहुत ज्यादा आप लोगों को इस पे डिस्क्राइब आगे बढ़ सकते हैं आकाश। ग्रेट। तो ये आप एक चार्ट देख रहे होंगे, ज्यादातर आप कुंडलियां इसी तरह से देखते हैं। इसमें कई बार आप कुछ नंबर्स लिखे हुए देखेंगे। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा, इसमें नंबर कोई भी हो सकता है, और हो सकता है कोई एक चार्ट अलग हो जिसमें डिफरेंट नंबर हो, और एक चार्ट अलग हो जिसमें डिफरेंट नंबर हो। हमेशा जब भी कभी आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो हाउस है, ये हाउस हमेशा आपका फर्स्ट हाउस ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर। यहां हो सकता है एक नंबर हो सकता है 2 नंबर हो, जो भी नंबर लिखे होंगे वो राशियां होती हैं। नंबर्स यहां पर जो मेंशन होंगे, जैसे मैं इस चार्ट में दिखाऊं तो ये जो फर्स्ट हाउस है हमारा, इसमें 5 नंबर लिखा है, राइट। अगर हम कोई और चार्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह का कोई चार्ट बना दूं तो उसमें कोई डिफरेंट नंबर होगा। यहां पर आप देखेंगे तो 6 नंबर आ रहा है, जबकि यहां देखेंगे तो आप 9 नंबर आ रहा है। तो चाहे कोई भी नंबर हो, हाउस ये फर्स्ट हाउस है आपका, ठीक है। और आपका ये वाला हाउस सेकंड हाउस होगा हमेशा ही, ये हाउस आपका थर्ड हाउस होगा, और ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज हम बढ़ते जाएंगे, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और फिर सेवंथ, और फिर एट्थ, और फिर नाइन्थ, फिर 10th, 11th एंड देन 12th। अब देखिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि बेसिक्स को हमको ध्यान रखना है, बेसिक्स को टूटने नहीं देना।
तो पहला बेसिक चीज आती है यहां पर भाव, जिसको हम इंग्लिश में हाउस बोल देते हैं, कभी कभी हम घर भी बोल देते हैं, पहला घर दूसरा घर। सेकंड जो चीज हम कंसीडर करते हैं, ये हम कंसीडर करते हैं भावेश। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये हाउस लॉर्ड होता है। तो प्लैनेट्स ही होते हैं हाउस लॉर्ड, किसी ना किसी हाउस के प्लैनेट्स ही बनते हैं वो। और तीसरी चीज है कारक। कारक का मतलब होता है कि किसी खास चीज को हम किसी खास प्लैनेट से देखते हैं, उसको हम कारक बोल देते हैं। जैसे माँ का कारकत्व जो है चंद्रमा के पास में है, माँ का कारक ग्रह चंद्रमा है। ऐसे हमारे संसार में हर चीज का कोई ना कोई कारक ग्रह है। तो ये हो गया। जो हम बात कर रहे थे कि चाय बनती है, वो चाय जो है वो इनग्रेडिएंट्स से बनती है। तो ये 3 मेन आपके इनग्रेडिएंट्स हो गए जिससे हमारी चाय का स्वाद आएगा, जिससे हम प्रिडिक्शन में जाएंगे। अगर हमारे को इन 3 पे कमांड नहीं है तो हम गड़बड़ करेंगे, या अगर हम जल्दबाजी में एक स्टेप रखे बगैर दूसरा स्टेप रख रहे हैं तो हम गिरेंगे, हमारी प्रिडिक्शन गलत होगी। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, पूछने वालों के पास भी और बताने वालों के पास भी, तो हम जल्दबाजी में स्टेप्स फॉलो नहीं करते। तो भाव, भावेश और कारक, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये बात के लिए, अभी के लिए नहीं है। अभी हमारा फिर से हम चलते हैं कि हमें भाव पर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो भाव क्या क्या होते हैं, हाउसेस क्या हैं, ये क्यों है। दूसरी बात, फिर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे हल्का सा कि प्लैनेट्स क्या हैं और क्यों हैं, उनका इसेंस लेने की कोशिश करेंगे। तीसरा फिर राशि पे डिस्कशन करेंगे, और चौथा फिर असेंडेंट डिस्कशन करेंगे। अभी हाउसेस पे थोड़ा सा आपको किसी को कुछ पूछना हो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। What is the logic behind the 12 number? 12 का बेसिकली ना पूरे जॉडियक को, पूरा जॉडियक मतलब पूरे यूनिवर्स को हमने 12 पार्ट में तोड़ दिया और 12 ग्रुप ऑफ स्टार्स में हमने डिवाइड किया। हमने क्या डिवाइड किया, वो है एक्चुअली ऐसे। Is it being connected with the months also? नहीं, ये जो मंथ है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले मंथ, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये बिल्कुल वाहियात है। आई एम सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। बस ठीक है, इस पे मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमें मजबूरी में फॉलो करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड पे रूल किया था, उन्होंने चेंज कर दिया। विक्रम संवत जो था 2079 चल रहा है, तो तब हमारा टाइम जोन जो था वो पूरे वर्ल्ड का विक्रम संवत के अकॉर्डिंग था, जिसे बदल के उन्होंने ग्रीनविच मीन टाइम पे कर दिया। नहीं तो 12 घंटे भी होता है, तो इज इट बीइंग कनेक्टेड ओवर देयर ओनली? 12 घंटे जो बनाए वो उन्होंने बनाए ना, एक्चुअली में 24 हो रहा है। 24 होरा जो है उसमें एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, उसे बोलते हैं अहोरात्र। अहो मीन्स दिन और रात्र मीन्स रात्रि। तो हमने पूरे दिन मान और रात्रि मान मिलाकर 24 होरा बनाई। 24 होरा में उसको हमने घटी और पल में तोड़ा है। हमारा टाइम जोन का अलग स्ट्रक्चर था, जिसको ऐसा बोला जाता है कि होरा से ही आर वर्ड निकला, HOUR। ठीक है, तो फिर उन्होंने मिनट वगैरह निकाला। हमारे डेज के नाम ऐसे क्यों हैं, इस पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों है। इसका भी बड़ा साइंटिफिक है रीजन, और वो रीजन सिर्फ होरा के कारण ही है। That is what I want to understand. हाँ, मैं उसके लिए नहीं, I mean ये 12 का कोई रीजन सिर्फ ये है कि that is the whole thing is being divided into 12 parts. That's it, right? जी, पूरी 12 राशियां हैं चारों ओर, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो 12 हैं। उनके अकॉर्डिंग है, हर राशि जो है लगभग 30 डिग्री की है। लगभग 30 डिग्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी 30 डिग्री नहीं है, कोई छोटी और कोई बड़ी है। उसी के अकॉर्डिंग ये भाव 12 बनाए गए हैं। एक राशि एक भाव में लगभग समा जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अगर आप वैदिक ज्ञान पे .com पे जाएंगे तो डू यू नो सेक्शन में आप क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे, वैसे आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर कि हाउ डेज नेम्ड।
तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे हाउ डेज वर नेम्ड एंड व्हाई दे आर सीक्वेंसिंग, लाइक व्हाई देयर सीक्वेंसिंग इज लाइक दिस, कि मंडे के बाद संडे, ट्यूसडे क्यों है, वेडनेसडे क्यों है, तो ये आपको पता लग जाएगा। मैं इसमें भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को लिंक। इसमें हमारे सूर्य सिद्धांत में ये लॉजिक लिखा हुआ है, मैंने उसके एक कॉपी भी यहाँ पर रखी हुई है कि सूर्य सिद्धांत में ऐसा कैसे डिफाइन किया गया है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि 24 होरा के अकॉर्डिंग, और जो डिस्टेंस वाइज, अर्थ से डिस्टेंस वाइज है, शनि सबसे दूर है, जुपिटर दूसरे नंबर पे, फिर मार्स, सूर्य और विनस, मरकरी और चंद्रमा। जैसे जो दिन होता है, जैसे सूर्य का दिन है रविवार का, तो उस दिन सूर्योदय के समय सूर्य की होरा होती है 1 घंटे की, जिसे हम होरा बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सूर्य की होरा के बाद में शुक्र की होरा चालू होती है। इस सीक्वेंस में बढ़ना है आपको जो लिखा है यहाँ पर। तो सूर्य के बाद शुक्र की होरा, शुक्र के बाद मरकरी की। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे तो 24 होरा के बाद में, सूर्य के बाद में मंगल की होरा आ जाएगी, मून की होरा आ जाएगी, चंद्रमा की। चंद्रमा के दिन जब आप सोमवार के दिन कैलकुलेट करोगे तो सोमवार के दिन सुबह चंद्रमा की होरा होगी सूर्योदय के समय। अब उसके बाद एक एक होरा निकालते जाओगे 1-1 घंटे की, तो अपने आप ही नेक्स्ट डे पर सूर्योदय पर मंगल की होरा आ जाएगी। ऐसे करते करते फिर मंगल के बाद में आप कैलकुलेट करोगे तो बुध की होरा आ जाएगी, और बुध के बाद बृहस्पति की। इस तरह से ये नाम रखे गए हैं पूरी दुनिया में, मतलब हमारे यहाँ पर। अब आप अमेजिंगली ये देखो कि कितना अच्छा कॉपी पेस्ट है कि सूर्य के दिन को, जिसको हम रविवार बोल रहे हैं, उन्होंने सन डे रखा, और चंद्रमा के दिन को उन्होंने मून डे रखा, है ना। आप इतना ज्यादा कॉपी पेस्ट कैसे कर सकता है कोई हमारा, ठीक है। They are doing since very inception. हाँ, और ये हम लोगों को पता ही नहीं आज तक कि ऐसा होता क्यों आया। मैंने ये कॉपी करके आपको भेज दिया, इस पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देता हूँ। अगर आपको पढ़ना चाहो तो इसको बाद में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब ब्रीफ में समझाना चाह रहा था कि जो कुल मिला के मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि पहला हाउस जो है ये है, मतलब इनरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी बने, आपको फर्स्ट हाउस जरूर ध्यान रखना है कि फर्स्ट हाउस क्या है। फर्स्ट हाउस हमको दर्शाता है, मतलब सेल्फ को, ये मेरे हेड को दर्शाता है। हम इसके बारे में बताएंगे कि फर्स्ट हाउस किस किस चीज के बारे में बात करता है। सेकेंड हाउस जो है वो मैं हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूं यहां पर। सेकेंड हाउस जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, बाद में मैं आपको डिटेल में दे दूंगा इसके लिए कंटेंट। सेकेंड हाउस जो है वो उसे वाक भाव है, वो धन भाव भी होता है, ये बोलने वाला स्थान है, और भी बहुत सारी चीजें, कुटुंब भाव भी बोलते हैं। थर्ड हाउस जो है आपका भाई बहनों का स्थान है, इसे सहज भाव बोलते हैं, और भी कम्युनिकेशन भी है यहाँ पर। फोर्थ हाउस जो है आपका फैमिली का हाउस है, माता का हाउस है। फिफ्थ हाउस जो है आपकी एजुकेशन का हाउस है, सोल का हाउस है, आपके अफेयर्स का हाउस है, आपकी संतान का हाउस है, इसे सुत भाव भी बोलते हैं। और छठा हाउस रिपु भाव है, इसमें शत्रुता और भी कंपटीशन भी है, इसमें ये मामा का भी है, और भी बहुत सारी चीज़ों का है। सेवंथ हाउस जो है वो कलत्र भाव बोला जाता है, ये हमारे पार्टनर्स का हाउस होता है। एट्थ हाउस जो है वो आयु भाव है, यहाँ से आयु कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और नाइन्थ हाउस जो है वो हमारा भाग्य भाव है, पिता का भी घर होता है ये, और बड़ा प्रॉस्परस हाउस है नाइन्थ हाउस। 10th हाउस जो है वो हमारे कर्म का हाउस है, कर्मों की बात करते हैं यहाँ पर, क्या प्रोफेशन है किसी का। और 11th जो है वो इनकम है, आय भाव है। 12th जो है वो व्यय भाव है, खर्चे का भाव है। तो कहने का क्या मतलब है कि इन हाउसेस से हम कुछ कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने जो आपको बोला था कि नियम जो होगा वो भाव, भावेश और कारक होगा। अब यदि किसी का अपनी माता से रिलेटेड प्रश्न उठे तो आपको जो हाउस देखना है वो 4th हाउस देखना है, ठीक है, मतलब पहला, चौथा अगर देखोगे आप। और अब आपको यह हाउस पता होना चाहिए कि 4th हाउस कहाँ पर है, ठीक है। यदि मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ एक छोटा सा, कि इसमें 4th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 12 12 है, दिख नहीं रहा वैसे। 12 परफेक्ट। तो यानी कि अब हम हाउसेस की आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सा हाउस होता है, और ये फिक्स है, हाँ, ठीक है। नंबर्स बदलेंगे। अच्छा, अब नंबर्स की बात कर लेते हैं।
तो नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये राशियां हैं, ये राशियां हैं आपकी। राशि जो होती है वो मेष राशि, पहली राशि, वृष, मैं इसके बारे में भी लिख कर दूंगा आपको, आप डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं ब्रीफ कर देता हूं बस यहां पर कि मेष राशि हो गई पहली राशि, दूसरी राशि है वृष, मेष एरीज है, या मैं आपको लिख ही देता हूं, अभी लिख देता हूं। ये आप पहली राशि हो गई आपकी मेष, जिसको आप इंग्लिश में एरीज बोलते हो। सेकंड राशि हो गई आपकी वृष, जिसको आप टॉरस बोलते हो। तीसरी राशि हो गई आपकी मिथुन, जिसको आप जेमिनी बोलते हो। चौथी हो गई कर्क, जिसको आप कैंसर बोलते हो। कहीं से आवाज आ रही है कुछ, पांचवी राशि है आपकी सिंह, जिसको आप लियो बोलते हो। और छठी राशि है आपकी कन्या, जिसको आप वर्गो बोलते हो। सातवीं राशि है आपकी तुला, जिसको आप लिब्रा बोलते हो। और आठवीं राशि है आपकी वृश्चिक, जिसको आप स्कॉर्पियो बोलते हो। और नाइन्थ राशि है आपकी धनु, और जिसको आप सेजिटेरियस बोलते हो। और 10वीं राशि है आपकी मकर, जिसको आप कैप्रिकॉर्न बोलते हो। और 11वीं राशि है आपकी कुंभ, जिसको आप एक्वेरियस बोलते हो। 12वीं राशि है मीन, मीन मतलब पाइसियन। ये आपकी 12 राशियां हैं, ठीक। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं यहां पर, राशियां मैं आपको इसका लेआउट भेज दूंगा। और अभी तक आपका कोई डाउट है तो वो ले लेते हैं, और फिर मैं असेंडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और नेक्स्ट क्लास आई होप कि ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी थोड़ा सा ब्रीफ करने में थोड़ा सा कंटेंट वाइज डिफरेंट हो गया। अभी तक किसी का कोई डाउट? तो मैं आपके साइलेंस को नो समझ लेता हूँ। यस, कैरी ऑन। तो अब सवाल ये उठता है कि राशियां क्या हैं और यहां पर क्या हुआ है। अब मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूं कि ये जो हाउस है, ये हाउस ना, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का क्या मतलब है कि आप फिक्स्ड किससे हैं? अर्थ से फिक्स्ड हैं। मतलब आप अर्थ समझ लो ऐसे गोल है, हम थोड़ी देर के मान लेते हैं सपाट है। जैसे कुरान में लिखा है ना, अर्थ सपाट है, मतलब है नहीं कभी आप समझ लो अर्थ तो राउंड है। तो अब हम ना हर चीज को ना जियोसेंट्रिक होकर समझा है। जो एस्ट्रोलॉजी है उसको जियोसेंट्रिक होकर हमने एनालाइज किया है। तो इस चक्कर में कुछ बेवकूफ पढ़े लिखे ना ये भी बात बोल देते हैं कि हमको ये नहीं पता था कि सूर्य के चारों ओर अर्थ घूम रही है, ये नहीं पता था हमको। ऐसा वो होरोस्कोप से सोचने लगते हैं। लेकिन ये इतने बेहतरीन थे एंशिएंट हमारे एस्ट्रोलॉजर्स और जो सेजेस थे कि इन्होंने क्या करा, जो जहां घूम रहा है, जैसा घूम रहा है उसको घूमने दो। उन्होंने हमारे कोरस्पॉन्डिंग सब का इन्फ्लुएंस को एनालाइज किया कि क्योंकि हमारे ऊपर प्रभाव आ रहा है ना, तो हम देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन कहां कहां है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, अर्थ को माना स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये नहीं कि मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब जो होरोस्कोप है, होरोस्कोप को
फिक्स मान लिया, अब अर्थ घूम रही है तो होरोस्कोप भी साथ में वैसे ही होगा। तो जो पहला हाउस मैंने बोला, जो फर्स्ट हाउस याद होगा आप लोगों को, उसको इन्होंने बोला लग्न। बोलते हैं ना लगन कुंडली क्या कह रही है, लगन कुंडली। तो लगन मतलब फर्स्ट हाउस, लगन का जो भाव है, भाव मतलब हाउस, यानी सेल्फ। हाँ, अभी सेल्फ हटा देते हैं, मतलब सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं। हाँ, जो मतलब उसका मतलब सेल्फ ही है वैसे। तो जो फर्स्ट हाउस है, जब आप ईस्ट डायरेक्शन में घूम जाओगे और जो आपको दिख रहा होगा वो वहां लिखा होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? मतलब कहां लिखा होगा? होरोस्कोप में। तो जैसे होरोस्कोप में यदि किसी का सूर्योदय के समय जन्म हुआ है तो सूर्य कहां होगा? ईस्ट में, ऑब्वियसली। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी। तो यदि मैं आज सुबह सूर्योदय का चार्ट बना दूं, मान लेते हैं सुबह, आज सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे कुछ, ठीक है, तो सूर्य कहां होने चाहिए? ईस्ट में। ईस्ट में मतलब ईस्ट में होने चाहिए। तो आप देखो, ये एसयू मतलब सूर्य है, यानी सन। तो सूर्य आपको किस हाउस में दिख रहे हैं? फर्स्ट हाउस में दिख रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य 6 बजकर जितने भी मिनट होंगे सूर्योदय के समय वहां पर हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, तो ये इसको सूर्य मान लेते हैं। अभी ईस्ट डायरेक्शन में, होराइजन में, तो जैसे जैसे सूर्य समय गुजरता जा रहा है तो सूर्य आपके ऊपर चले गए, और फिर सूर्य शाम को यहां गए, और फिर घूम के फिर वापस, राइट। तो होगा क्या, यदि मैं 12 बजे का चार्ट बनाऊं तो सूर्य की पोजीशन क्या होगी? अगर हम 12 बजे के आसपास का चार्ट बनाएं तो सूर्य कहां पर पहुंच गए आपके? घूम कर फोर्थ हाउस। नहीं नहीं नहीं, ये अब आप देखो सूर्य घूम कैसे रहे हैं, आपको ये समझनी पड़ेगी स्थिति। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे कोरस्पॉन्डिंग बनाई गई है। मैं ये बता रहा था ना, जियो सेंट्रिक है हम लोग। तो अर्थ जो है यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में है। मैं इसका एक पिक्चर ले लेता हूं और फिर आपको बेहतरीन तरीके से बता पाऊंगा, ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। एक सेकेंड। यदि आप देखो तो मैंने आपको कहा कि भाई फर्स्ट हाउस जो है ना वो हमेशा यही वाला हाउस है, राइट। तो ये हमारा हो गया ईस्ट वाला हाउस। अब सूर्य यहां से चढ़ेंगे ऊपर की ओर और फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे, इस तरह से यहां पहुंचेंगे। तो बेसिकली सनसेट जो होने वाला है वो कहां होने वाला है? वेस्ट में। वो वेस्ट में होने वाला है। तो ईस्ट के सामने ही तो वेस्ट होगा, राइट। और वो सूर्य गुजरेंगे किस साइड से? वो गुजरेंगे साउथ से होकर, ठीक है। और वो रात को कहां पहुंच जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब एक मजेदार बात ये है कि देखिए ये सारे प्लैनेट्स ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। कोई तेज चल रहा है, कोई चल रहा है धीरे। सूर्य 1 डिग्री आगे खिसक जाते हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, इनके पीछे ग्रुप ऑफ साइन भी हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स भी हैं जिन्हें हम साइन बोल रहे हैं, राशियां इनके पीछे हैं वो। तो सूर्य अभी आजकल कहां पर है? 5 नंबर वाले साइन में है आजकल, ठीक है। ये 5 नंबर वाला साइन दिख रहा है आपको? ये 5 नंबर वाला साइन है सिंह राशि। तो यानी कि सिंह राशि में सूर्य आजकल है। और मैंने सूर्य की गति क्या बताई? 1 डिग्री, लगभग 1 डिग्री एक दिन में, ठीक है। तो 30 डिग्री पार करने में कितने दिन लेंगे सूर्य? 30 डेज। 30 डेज। और पूरा सर्कल घूमने में कितना टाइम लगेंगे?
1 year 360. 360 डिग्री, 360 दिन में, लगभग 360 दिन में। तो 1 डिग्री से ना हल्के से कम है, 54 मिनट 55 मिनट चलते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो हो क्या रहा है, तो आज के दिन तो वो राशि नहीं बदल पाएंगे ना भाई, 16 डिग्री के हैं बीच में, तो सूर्य तो हमें दिख रहे हैं चलते हुए और ढलते हुए, तो ग्रुप ऑफ स्टार जो पीछे है क्या वो दिख रहा है हमें चलते हुए निकलते हुए? वो नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो राशियां जो हैं वो भी साथ में ही मूव हो रही हैं, लगभग। हालांकि सूर्य थोड़ा तेज चल रहे हैं तो ये हो सकता है पार कर जाए थोड़े टाइम बाद, उस राशि से निकल के दूसरी में आ जाए। लेकिन हो क्या रहा है, सूर्य भी राशि के साथ साथ, राशि भी सूर्य के साथ साथ ही है उस वक्त। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यदि हम सूर्य सुबह का जन्म निकालें किसी का 6 बजे का लगभग, तो 6 AM नाम रख देते हैं इसका, तो उस वक्त में पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य सिंह राशि के वहां पर दिख रहे हैं। यदि आप 2 घंटे बाद का निकाल दो, 2 घंटे में बदल जाएगा लग्न। अभी क्या लग्न है, ये सिंह लगन है, सिंह लगन बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें सिंह राशि आ गई लगन के अंदर। एस मतलब असेंडेंट, असेंडेंट यानी लग्न, असेंडेंट कह लो, लग्न कह लो, फर्स्ट हाउस कह लो, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो इस वक्त सुबह 6 बजे सूर्य सिंह राशि में दिख रहे हैं और आपका लग्न भी सिंह राशि का ही है सूर्य के साथ में। अब 2 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद ये खिसक के राशि के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो देखो आप कहां पहुंच गया, ये 12वें घर में चला गया है। आप समझ रहे हैं, पहले 5 नंबर की राशि थी लगन में एसेंडेंट में, अब 6 नंबर की राशि आ गई है, यानी कि कन्या राशि एंट्री मार चुकी है। तो राशियां 2-2 घंटे में निकलती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अभी यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो वो मैं ले लेता हूं और फिर हम थोड़ा सा और बात कर लेंगे, अगर 5-7 मिनट और बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो पाया। आप लोग मुझे बताइए कि क्या प्रश्न है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। सब क्लियर है सर? सुमन जी क्लियर है? एक बार वो कुंडली में जो आप दिखा रहे थे, एक बार सिंह राशि बताएंगे कैसे देखा था आपने उसे? हाँ, सिंह राशि का मतलब है 5 नंबर की राशि। जो हम लोगों की राशि होती है, वो जब हम राशि वर्ड यूज करते हैं कि भाई आपकी राशि क्या है, तो हम ये कहते हैं कि मून जिस साइन में है वो हमारी राशि है। मून यानी MO चंद्रमा। तो हम चंद्रमा वाली राशि की बात नहीं कर रहे, ये सब राशियां हैं, जो भी नंबर हैं ये सारे नंबर्स राशियां हैं। तो यदि मैं 6 बजे का चार्ट बनाऊं, 6 बजे के चार्ट में हमने देखा था कि सिंह राशि जो थी वो लगन में आ गई थी। यानी फर्स्ट हाउस में लगन हमेशा फर्स्ट हाउस है, एसेंडेंट। और हमने देखा कि 2 घंटे बाद वो ये राशि के साथ सूर्य भी और शुक्र भी दोनों आगे मूव कर गए। जैसे सूर्य सुबह सुबह उठते जा रहे हैं, धीरे धीरे सूर्य धीरे धीरे उठते जा रहे हैं ना ऊपर की ओर, तो वो जो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2-2 घंटे में वो 30 डिग्री आगे बढ़ते जा रहे हैं सब लोग। लेकिन सूर्य के पीछे ग्रुप ऑफ स्टार है जो सिंह राशि में है, वो भी साथ साथ मूव कर रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट चार्ट बनाऊं 8 बजे का सुबह का, तो वो भी आपका लगन बदल जाएगा और कन्या आ जाएगा। कन्या यानी 6 नंबर वाली राशि वो लगन में आ जाएगी। और फिर अगर 2 घंटे आगे का बना दूं दोबारा से, तो आप देखेंगे कि 10 बजे आपकी तुला राशि आ जाएगी, तुला लगन आ जाएगा। इस तरह से कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती जाएगी और ये सूर्य आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे अगर मैं सुबह का बना दूं किसी समय का, मतलब रात के 12 बजे के आसपास का, तो आप देखेंगे कि सूर्य कहां पहुंच गए, 4th हाउस के आसपास वो ट्रेवल कर रहे होंगे उस वक्त। तो आप देखो 4th हाउस में आ गए ना सूर्य, जहां पर वो हमें दिख नहीं रहे।
तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, एक तरह से आप इस बात को ना ऐसे भी बोला जाता है कि ये जो फेस है ना इधर वाला, ये हमारा लाइट वाला फेस है, और ये वाला जो फेस है हमारा, ये डार्क फेस है। मतलब इसका प्रिडिक्शन से कोई ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न आप लोगों का हो तो बताइए। अगली बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जो प्लैनेट्स के बारे में बात करेगा, उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। अभी ये मून साइन हुआ या सन साइन हुआ? मून साइन वो होता है, मून जिस साइन में हो वो मून साइन, सन जिस साइन में हो वो सन साइन। जैसे अगर लेकिन जो अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है दैट इज बेस्ड ऑन मून साइन ओनली ना। इंडियन एस्ट्रोलॉजी 3 तरीके से बात करती है। वो बात करती है, हमारे अंदर 3 चीजें हैं, माइंड, बॉडी और सोल, जिनका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव है जी। तो माइंड को मैं पहले बोल रहा हूं क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका हर चीज, हर सोच, आपने एस्ट्रोलॉजी लर्न करने का सोचा तो सोचा पहले, तो जो थॉट डेवलप हुआ वो मून से होता है। तो मून यानी माइंड यहां पर ब्रेन नहीं है, माइंड यहां पर मन है। और माइंड, बॉडी यानी कि जो लगन है, हमारा जो ये भाव था, इसमें बॉडी को, फर्स्ट हाउस को हमने बॉडी को बोला है। और तीसरी चीज है सोल जो होती है वो सूर्य से देखी जाती है। तो 3 तरीके से हम कुंडली देखते हैं। अगर आप देखोगे, एक और मैं चीज दिखा देता हूं, जैसे प्रश्न उठाया कि कुंडली भी 3 अलग अलग तरीके से देखी जाती है। एक लगन कुंडली हो गई जो लगन के पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है, और एक हो गई चंद्र कुंडली। यदि आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने, ये लगन कुंडली है किसी की फर्स्ट वाली, और उसके नीचे इन्होंने चंद्र कुंडली बना रखी है, यानी कि चंद्र कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे तो इन्होंने एक सुदर्शन चक्र बना रखा है, जो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों को मिलाकर देखा गया है। तो हमारा जो कार्यक्रम है ना वो बहुत ज्यादा डीप है। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है, मतलब हम सूर्य भी नहीं छोड़ने वाले, हम चंद्रमा भी नहीं छोड़ने वाले, हम बॉडी भी नहीं छोड़ने वाले, लगन भी नहीं छोड़ने वाले। और तो और हमारे पास बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स हैं जिनको बहुत माइन्यूट लेवल पे एनालाइज किया जाता है, जब हम बहुत ही ज्यादा किसी चीज के बारे में उत्सुक हो, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए। बट दैट इज वेरी डीप, और वहां पर सिर्फ एक ही चार्ट है। ठीक है, और विमल जी आपकी बात का आंसर कर दूं मैं कि जिस राशि में सूर्य होते हैं, यदि ये किसी व्यक्ति की कुंडली होगी तो सूर्य सिंह राशि में दिख रहे होंगे आपको, तो इसकी सूर्य राशि सिंह है। लेकिन चंद्रमा किस नंबर पे है? चंद्रमा 8 नंबर पे बैठा हुआ है। एमओ देख रहे होगे आप, मून, वो 8 नंबर पे। 8 नंबर जो होता है वो वृश्चिक राशि होती है, स्कॉर्पियन साइन। तो इस व्यक्ति की मून राशि, चंद्र राशि स्कॉर्पियन है। इंडियन लोग जो हैं वो चंद्र राशि को फॉलो करते हैं। तो राशि वर्ड जब आएगा, भाई आपकी राशि क्या है, तो वो राशि वृश्चिक राशि है इसकी। ठीक है, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो उस व्यक्ति की राशि होती है। तो हम जो दैनिक अपना फल ढूंढते हैं या प्रेडिक्शन देखते हैं, वो चंद्र राशि के अनुसार देखी जाती है। ओके, यहाँ पे जो लग्न है, जैसे लग्न में अभी शायद छठा है, छठा तो मतलब कन्या राशि नहीं होगी। कन्या लग्न है तो, और कन्या राशि नहीं होगी। ना, कन्या राशि नहीं है। राशि चंद्रमा जहां बैठा हुआ वो। ओके, ठीक है। ठीक है, और आप में से किसी और का प्रश्न कोई? न्यूमरोलॉजी कनेक्टेड है कहीं से, या दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट? आप प्रिडिक्शन वाइज किसी भी टॉपिक को उठाना, वो वैदिक, उसके रूट्स वैदिक में ही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर रूट्स हैं हर चीज के। इवन पामिस्ट्री में जो आप डिफाइन कर रहे हो, प्लैनेट्स पोजीशन, ये सब प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज बता रहे हो, कुछ भी व्यवहार बता रहे हो, वो सब वैदिक से निकला है। रेड बुक, केपी, नाड़ी, सब वैदिक से ओरिजिनेट होगा। जैमिनी शास्त्र, सब कुछ, ताजिक भी। ठीक है, बस उन्होंने उसका तरीका डिफरेंट कर दिया है।
पराशर जो हैं, जो इन्होंने लिखा है होरा शास्त्र वगैरह, ये ही सबका रूट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बाहर। अगर आपको वैदिक की समझ आ गई तो बाकी चीजें आपके लिए बच्चों का काम है, पामिस्ट्री भी, न्यूमरोलॉजी भी, सब कुछ। बस थोड़े से नियम डिफरेंट हो जाते हैं वहां पर। जी। और कोई प्रश्न किसी का? मनदीप जी, रुचिका जी, अंजलि जी? नहीं भैया, ठीक है, अच्छा था सेशन। थैंक यू, नो क्वेश्चन सर, गुड सेशन। थैंक यू वेरी मच। अगले वाले में आएगा मजा तो असली, ये तो थोड़ा सा अभी इतना मजेदार इंट्रो नहीं। नहीं सर, अच्छा ऐसा इंटरेस्टिंग था आज भी, देयर इज नो डाउट। थैंक यू, थैंक यू। बेसिक्स रूट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्रूट। नहीं, वो रूट्स जो डलेंगे ना वहां पर, उसमें आपको ज्योतिष का असली चेहरा दिखाई देगा। यहाँ पर तो ज्योतिष की बात थोड़ी सी अभी कनेक्शन में थोड़ा थोड़ा दूर दूर होगी, लेकिन वहां पर आएगा मजा। जीवंत ज्योतिष आएगा उसमें। हाँ, वहां पर जीवंत ज्योतिष जीवंत हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा हो दिया आपने। उजाला जी, कोई प्रश्न? उजाला जी कहीं ट्रैवल कर रही हैं लगता है। नहीं भैया, अच्छा। नहीं सुन रही हूँ। आपको सुनाई दिया सही से, समझ में आया? हाँ, मैं सारा सुन रही हूँ, मैं घर आ चुकी है। अच्छा, ठीक है, फिर आज के लिए यहीं ख़त्म करें, और अगली बार कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे शायद, तब बढ़ाएंगे आगे सेशन को। 5:30 ही रखेंगे सैटरडे का। आई होप की टाइमिंग सबके लिए ठीक है। ठीक है, बेस्ट। ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है, नमस्कार जी। जी सर, थैंक यू सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार Thank you, sir. नमस्कार भैया नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये जो सेशन हम रखने वाले हैं, ये लेवल 1 के लिए डिसाइडेड हुआ था। लेवल 1 में हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। मतलब हम 16 लेक्चर जो हैं एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए थोड़े से कम है, लेकिन हम 16 लेक्चर के बाद इतने जरूर समझदार हो जाएंगे कि कुंडली की अंडरस्टैंडिंग को समझ लें और बेसिक्स जो हैं वो हमारे कवर हो जाएं। उस बेसिक्स के बाद में लेवल 2 डिसाइड करेंगे, जिसमें हम होरोस्कोप पर ही थोड़ा एनालिसिस चालू कर देंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो जनरल डिस्कशन है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जनरल डिस्कशन में हम जो पॉइंट्स मेनली कवर करने की कोशिश करेंगे वो हमारे ये 5-6 पॉइंट्स हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा, और फिर हमारे जो चार्ट्स होते हैं उसमें भाव होते हैं, कुंडली के हाउसेस बोलते हैं उन्हें, भाव बोल देते हैं, घर बोल देते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगा बहुत ब्रीफ में। और फिर प्लैनेट्स जो होते हैं जिनके बारे में आपने सुना है कि ग्रह कैसे काम करते हैं, हाउसेस के बाद में जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब, इनका क्या प्रभाव है, इनका रोल किस तरह से आने वाला है। और फिर राशि के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। राशि तो आप सब लोग जानते हैं, हमारी मेष राशि, वृष राशि, ये सब। और थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एसेंडेंट को एक्सप्लेन कर लूं इसी 1 घंटे में। और फिर आप लोगों की क्वेरीज वगैरह जो होंगी, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हल्के थोड़े बहुत होंगे, उसको कोशिश करेंगे कि हम पिक करके कवर करें। तो जैसा मैं कह रहा था कि जनरल डिस्कशन है ये, तो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग, होरोस्कोप की अंडरस्टैंडिंग, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या उसका मीनिंग है, कैसे रिजल्ट आ रहा है, कैसे हम प्रिडिक्शन तक पहुंच जा रहे हैं, ये एक हमको थोड़ा सा ब्रीफ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी से शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो आपकी प्रिडिक्शन है, जो भी आपका गणित है या जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो है तो एस्ट्रोनॉमी के कारण ना। मतलब 3 बेसिक थंब हैं आपकी चार्ट्स के, कुंडली के 3 बेसिक थंब्स हैं, 3 पिलर हैं जिस पे एस्ट्रोलॉजी खड़ी हुई है। तो सबसे पहला पिलर जो है वो आपका है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो प्लैनेट का एक ग्रेविटेशनल इंपैक्ट है हम पर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उनकी हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल होती है।
वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि मतलब मून भी 400-500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक आगे पीछे हो जाता है जब टाइड्स का या फुल मून या नो मून का सिनेरियो आता है, या जब राहु केतु की पोजीशन पर मून होता है। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका, और एज ए रिजल्ट मून का हमारे वाटर एलिमेंट पर बहुत ज्यादा असर है। तो एस्ट्रोनॉमी का कुल मिला के बहुत जबरदस्त योगदान है। मतलब सूर्य के कारण ही अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रही है चारों ओर सूर्य के। मैं जो पॉइंट कह रहा था कि एस्ट्रोनॉमी का इतना ज्यादा महत्व है कि प्लैनेट्स जो हैं उनका रोल बहुत जबरदस्त है हमारे ऊपर। फॉर एग्जांपल मून है, मून का वाटर एलिमेंट पे बहुत ज्यादा असर है। तो इसीलिए आप देखोगे हमारी जो भी सोच है वो मून से ड्राइव हो रही है, क्योंकि ब्रेन का 75% वाटर एलिमेंट होता है। टाइड्स जो अर्थ पर आते हैं वो 5-5 फुट तक 7-7 फुट तक टाइड्स आ जाते हैं मून के कारण। सुपर मून में आप सुनते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है अर्थ पर। इवन कई बार एडवाइजरी जारी होती है पागलों के लिए कि इनको बांध के रख लिया जाए। तो एस्ट्रोनॉमी का हो गया। दूसरा पिलर जो है वो है आपका मैथमेटिक्स। जो कैलकुलेशन होती है प्लेनेटरी वाइज, वो अर्थ पर हर पोजीशन वाइज डिफरेंट पोजीशन है उनकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अर्थ में मतलब इंडिया में सुबह हो रही है उस वक्त, तो यूएस में उस वक्त रात हो रही है। तो इसका मतलब लाइट का इफेक्ट, सनलाइट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग, इंडिया और यूएस का आपस में कंपेरेटिवली। इस बात को भी, इस चीज को मतलब मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हम प्लैनेट्स का रोल की बात कर रहे थे तो प्लैनेट्स का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है। उनकी पोजीशन क्या है उसके लिए स्थान बल कैलकुलेट हो रहा है, उनका दिग्बल कैलकुलेट हो रहा है कि उनकी दिशा कौन सी है, उनका स्पेक्ट्रम कैलकुलेट हो रहा है, चेष्टा बल कैलकुलेट हो रहा है। प्लैनेट्स का मतलब 6 तरीके के बल कैलकुलेट होकर षडबल से निर्माण होकर प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पता लगाई जा रही है। वो एक्सॉल्टेशन स्टेट में है या डेबिलिटेशन स्टेट में है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे ये षडबल कैलकुलेट हो रहा है। इसमें दिखा रहे हैं कि शनि जो है वो अच्छा खासा पावरफुल है इस कुंडली में, ठीक है। तो 1.59 पॉइंट से इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। इस तरह के कई बल कैलकुलेट होकर तब जाकर आपकी प्रिडिक्शन हो रही है। तो यानी कि मैथमेटिक्स भी एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। फॉर्चुनेटली अब जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो हमारा मैथमेटिक्स का रोल बहुत कम हो गया है इस जगह पर, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स वाली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए मैथमेटिक्स का, जो हमको थोड़ा बहुत पता रहे कि भाई ये कैसे चीजें वर्क कर रही है। लेकिन हम मैथमेटिक्स कवर नहीं करने वाले। हम थोड़ा बेसिक वाला बीच बीच में कभी 2-4 चीजें मैथमेटिक्स की डिस्कस करेंगे, बहुत ही माइनर लेवल पे, उस इतना ज्यादा वो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा उसमें। तो तीसरी चीज है हमारी प्रिडिक्शन के नियम। मतलब पहला एस्ट्रोनॉमी था, खगोल शास्त्र, दूसरा हो गया गणित शास्त्र, तीसरा हो गया फलित शास्त्र। फलित यानी प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के कुछ नियम हैं, वो प्रिडिक्शन के नियम जिस तरह से बनाए गए हैं, इन तीनों को निचोड़ दिया जाए तो आपकी प्रिडिक्शन सही डायरेक्शन पकड़ लेती है। अगर हम बेसिक नियम से खिलवाड़ करें तो आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं फॉर ए डिफरेंट पर्सन। तो ये क्यों हो रहा है? वो सब लोग एक ही प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सब लोग एक ही नियम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रहे, या एक ही कंक्लूजन पर क्यों नहीं आ रहे? अब तो मुहूर्त में भी बहुत बार कंफ्यूजन होने लग गया है कि अष्टमी नवमी है या रक्षाबंधन कब मनाएं या एकादशी कब रखें। इसका रीजन ये है कि हम बेसिक नियम के साथ में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। या तो हमें पता नहीं है वो चीज और हम दूसरों की सुनकर उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, या फिर हम खुद ही मिसगाइडेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, पूरी दुनिया जो है वो जॉडियक को फॉलो कर रही है, सन साइन को फॉलो कर रही है पूरी दुनिया। लेकिन बिजान दारू वाला भी बहुत ज्यादा फेमस थे। लेकिन अगर आप देखो तो जॉडियक साइन जो है वो एक्चुअली उस साइन में ही नहीं है सूर्य, जिस साइन सन साइन को आप फॉलो कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो गई कि आप ये कह रहे हो कि भाई मैं उस प्लेस पर ही नहीं हूं जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, और हम उसी प्लेस के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करे जा रहे हैं। तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ा फ्लो है। और 1 महीने तक सूर्य एक ही राशि में रहते हैं,
तो हमने कह दिया कि भाई 1 महीने तक जितने लोग पैदा होंगे सब लोग सेम बिहेवियर के होंगे, तो ये भी थोड़ी सी गुमराह करने वाली है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये 3 चीजों पर हमारा मेनली टॉपिक अभी डिस्कशन होने वाला है इस वक्त। अगर आप अभी तक में जो मैंने डिस्कशन करा, इसमें कोई क्वेरी बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें तो पूछ लीजिए।